नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और अपने वायदे के मुताबिक एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर कुछ नई जानकारियां, नए विषय, नए विशेषज्ञ, सरकार की नीतियां, उन्नत प्रभेद और भी बहुत कुछ। डालेंगे इन सब पर नजर, लेकिन सबसे पहले देखेंगे खबरें खेती की। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। किसानों का हुनर संवारने हेतु आत्मा द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण, शरदकालीन गन्ने की बुआई से पूर्व बीजोपचार जरूरी और किसानों के लिए बेहद उपयोगी रोटावेटर मशीन। किसान भाई बहनों, तकनीकी जानकारियां हमारी कार्यशैली को और भी बेहतर बनाती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग आत्मा द्वारा कृषकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे कि उनके हुनर को संवारा जा सके और उनकी आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। किसानों को यहाँ सशक्त खेती में करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण, क्षेत्रीय भ्रमण और कुछ फिल्मों से अवेयर कराया जाता है तथा सभी ICS मैनेजर हमारे फील्ड में वर्क करते हैं। इसका ट्रेनिंग सेंटर ताजपुर की किसान वन में चलता है। हमारे कोठिया पूषा के प्रांगण में मशरूम की कई महिलाएं बहुत अच्छी खेती करती है तथा मशरूम का ड्राई प्रोडक्ट भी निकालती है। सब्जियों में प्याज का प्रयोग लगभग हर सब्जी और हर मौसम में होता है, इसलिए इसकी साल के 12 महीने बाजार में मांग बनी रहती है। इसके उन्नत प्रभेदों का प्रयोग कर किसान अधिक लाभ ले सकते हैं। प्याज के उन्नत प्रभेदों में पूसा रत्नार, पूसा व्हाइट फ्लैट, पूसा व्हाइट राउंड, ब्राउन स्पेनिश, अर्ली ग्रेनो, कल्याणपुर रेड राउंड, पूसा रेड, अर्का कल्याण, अर्का लाइम और अर्का कीर्तिमान आदि प्रमुख है। किसान भाई बहनों, शरदकालीन गन्ने की बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित अवश्य कर ले। इसके लिए कार्बेंडेजिम का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के बीजों को उपचारित किया जा सकता है। इससे फसल पर रोगों का प्रकोप कम होने की संभावना होती है। गन्ना विश्व की एक प्रमुख नकदी फसल है, जिससे चीनी, गुड़ आदि का निर्माण होता है। गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है और भारत का गन्ने की उत्पादकता में संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है। गन्ने की खेती बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देती है और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम मिठास की बात करते हैं, विशेषकर भोजन में मिठास की, तो हमारा ध्यान बरबस गन्ने की ओर जाता है। उससे हम अनेक रूपों में मिठास प्रदान करने वाले पदार्थ प्राप्त करते हैं, जैसे गुड़, शक्कर, खांड, मिश्री आदि। वर्तमान समय में कृषि के साथ साथ अन्य संबंधित व्यवसायों से जुड़कर आय के स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं। इससे समय का सदुपयोग भी होगा और आय भी बढ़ेगी। इसके उदाहरण हैं कटिहार जिले के प्रगतिशील किसान नंद किशोर। आइए जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। हम जब से आए हैं किसानी में, तो हम उस सब गाय को हटा के अपना जर्सी गाय पालन शुरू किए और इसमें हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी किए हैं। इससे अपने बाल बच्चे को एक डॉक्टर बनवाए, 2 लड़की का शादी किए, इंजीनियर है लड़का। उसके अलावे हम वर्मी कंपोस्ट का बहुत अच्छा मतलब इससे खाद बना रहे हैं। हर एक प्रखंड में सप्लाई होता है मेरा वर्मी कंपोस्ट। किसान भाई बहनों, रोटावेटर ट्रैक्टर के साथ कार्य करने वाली एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेतों में बीज की बुआई के समय किया जाता है। रोटावेटर मक्का, गेहूं, गन्ना आदि के अवशेष को हटाने अथवा मिट्टी में अवशेषों का मिश्रण करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। रोटावेटर के उपयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। इसके अलावा धन, लागत, समय और ऊर्जा की भी बचत होती है। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं मुसल्लेपुर हाट, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव।
लाल आलू 2,400 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 2,000 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2,500 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबरें खेती की में अभी आपने जाना मौसम के मिजाज के बारे में, ली जानकारी मंडी के भाव की और साथ ही साथ रूबरू हुए आप नवीनतम तकनीकों से, उन्नत प्रभेदों से और भी अन्य जानकारियों से। अब बढ़ते हैं आगे, जहां एक विशेषज्ञ से ये भेंट वार्ता कर रही है और इस भेंट वार्ता में अपने विशेषज्ञ से हम लेंगे जानकारी बागवानी फसलों हेतु सरकार की योजनाओं के बारे में। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और कृषि विशेषज्ञों के द्वारा आपको कृषि संबंधी बहुत सारी जानकारी देते हैं। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है बागवानी फसलों हेतु सरकार की योजनाएं, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर नीतीश कुमार राय, उप निदेशक कृषि विभाग पटना से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि बागवानी फसल कौन कौन से होते हैं? नमस्कार किसान भाइयों, बागवानी फसलों के अंदर में फल, फूल, सब्जी, मशरूम इत्यादि महत्वपूर्ण फसलें आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें फलदार पौधे की खेती होती है। इसके अलावा हम लोग मधु की खेती भी इसमें करते हैं, मधु का उत्पादन इसमें करते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे कार्य भी इसमें करते हैं हम लोग। मसाला इसी वर्ग का समूह में आता है। बागवानी की महत्वपूर्ण फसलों की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो उसमें फलदार पौधे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फलदार पौधों में हमारा आम सबसे महत्वपूर्ण है। आम, अमरूद, लीची, आंवला इत्यादि किसान भाई बहुतायत में बिहार में इसकी खेती करते हैं। इसके अलावा शुष्क बागवानी में जामुन, कटहल, शरीफा, अनार इत्यादि की खेती भी किसान भाई पहाड़ी क्षेत्रों पर जहाँ पानी की मात्रा कम होती है उसे करते हैं। नीतीश जी, फलदार पौधे के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं? फलदार पौधे में जैसा अभी हमने बताया कि आम, अमरूद, लीची, आंवला इसकी बहुतायत में खेती बिहार के किसान भाई करते हैं। इसके अलावा भी शुष्क बागवानी फसलें हैं। आम, लीची इत्यादि के लिए जो भारत सरकार और बिहार सरकार की योजना है उसमें 1 लाख पर 60% सब्सिडी 60,000 रुपया किसान भाइयों को उपलब्ध है, जो 3 किस्तों में सरकार की तरफ से दिया जाता है। 60-20-20 के रूप में दिया जाता है। 60% पहले साल में, 20% दूसरे साल में और 20% तीसरे साल में दिया जाता है। यानी कि 50,000 रुपया का पहले साल में किसान भाइयों को 30,000 रुपया, दूसरे साल में 10,000 रुपया और तीसरे साल में 10,000 रुपया अनुदान की राशि के रूप में दिया जाता है। किसान भाई इसमें पौधे की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ये कोशिश करती है कि बिहार सरकार की जितनी नर्सरियां हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसमें पौधा का इसका उत्पादन किया जाता है और किसानों को उनके रकबा के अनुरूप, जितने रकबा के लिए किसान भाई ऑनलाइन आवेदन करते हैं उस रकबा के अनुरूप किसान भाइयों को पौधा उपलब्ध कराया जाता है। पौधा की मात्रा के हिसाब से पौधा का जो दर होता है वो किसान भाई के अनुदानित दर के रूप में होता है। कुछ फलदार पौधे होते हैं जिसमें अनुदानित दर से ज़्यादा की राशि की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ किसान भाई उसका मूल्य चुकता करके उस नर्सरी से, उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से किसान भाई पौधे की प्राप्ति कर सकते हैं। सर, बागवानी में जो प्लास्टिक का पॉली हाउस बनाया जाता है तो उसके लिए सरकार की क्या योजना है? बागवानी फसलों में जैसा कि हमने बताया पहले भी कि बागवानी फसलें अधिकांशतः नकदी फसलें होती हैं, कैश क्रॉप के रूप में उसमें आमदनी होती है। और बागवानी के अंतर्गत ही पॉली हाउस, शेडनेट, मल्चिंग इत्यादि प्लास्टिक के आधार पर खेती करने की बात हम लोग करते हैं। पॉली हाउस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग लोहे के स्ट्रक्चर के ऊपर में प्लास्टिक का कवरेज दे करके और पॉली कवर करते हैं,
जिसमें बारिश का पानी और हवा सीधा नहीं पहुंच पाता है। और ठंडे मौसम में भी हम लोग उसमें गर्मी सीजन का ले सकते हैं, गर्म मौसम में भी मेंटेन करके उसमें ठंडे सीजन का ले सकते हैं। मतलब सालों भर वातावरण को एक जैसा करके हम लोग उसमें खेती कर सकते हैं। किसान भाई, इसको हम लोग उच्च तकनीक की खेती कहते हैं, जिसके आधार पर आप अपने सीजन को मैनिपुलेट करके थोड़ा सा चेंज करके अपने यहाँ क्रॉप को सालों भर कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग गुलाब की खेती में करते हैं, जरबेरा की खेती में करते हैं, शिमला मिर्च की खेती में करते हैं। इन सब के लिए सालों भर का मौसम अनुकूल बनाने के लिए हम लोग पॉली हाउस का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। पॉली हाउस पर भारत सरकार और बिहार सरकार की जो योजना है उसमें 935 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के आधार पर 75% सब्सिडी बिहार सरकार अभी उपलब्ध करा रही है। यानी अगर 1000 मीटर स्क्वायर का पॉली हाउस अगर बनाया जा रहा है तो उस पर 9,35,000 का जो यूनिट कॉस्ट होगा उसका 75% अनुदान सरकार दे रही है। बिहार में अगर हम लोग पटना की बात करें तो 1000 मीटर स्क्वायर लगभग 8 कट्ठा के आसपास होता है। दूसरे क्षेत्रों में ये रकबा बढ़ता घटता रहता है। सर, रबी के मौसम में सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं? किसान भाइयों, रबी का मौसम बागवानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मौसम है। ये एक ऐसा मौसम है जिसमें ठंडी की शुरुआत होती है और इसमें किसान भाई लगभग सारी खेती बागवानी से जुड़े हुए कर सकते हैं। सब्जी की इसमें बहुतायत खेती होती है। आप गोभी लगा सकते हैं, बंधा गोभी लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं, गाजर लगा सकते हैं। एक बृहद पैमाने पर खेती की जा सकती है। इसके अलावा धनिया की खेती कर सकते हैं। सब्जी की जो बहुतायत खेती, आलू की खेती इसमें आती है। फिर प्याज का सीज़न आपका आ रहा है, कद्दू वर्ग का सीज़न आपका जनवरी से शुरुआत होने वाली है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सीज़न है। किसान भाइयों, सब्जी पर भी सरकार आपको महत्वपूर्ण अनुदान दे रही है। 50,000 रुपये के यूनिट कॉस्ट पर 35% अनुदान सरकार आपको उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा जैसा अभी हम लोगों ने पॉली हाउस की चर्चा की, पॉली हाउस में जो शिमला मिर्च की खेती है, पॉली हाउस के अंदर खीरा की खेती है, पॉली हाउस के अंदर टमाटर की खेती है, बैगन की खेती है, स्पाइनच की खेती, ये सारी चीज़ों को अभी हम लोग इस सीज़न में कर सकते हैं। पॉली हाउस अगर एक बार आपका खड़ा हो गया तो लगभग 11 से 15 साल तक स्ट्रक्चर चलता है। उसका प्लास्टिक आपका 4 से 5 साल तक चलता है। तो आप 15 साल तक उस स्ट्रक्चर में लाभ ले सकते हैं। बीच में 5 साल पर आपको प्लास्टिक बदलने की आवश्यकता पड़ती है। सर, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को कौन सा संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों, रबी सीजन की तैयारी करने के लिए ध्यान रखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि बारिश के बाद ये मौसम शुरू हो रहा है और इस साल बारिश बिहार में लेट तक हुई है। अभी अक्टूबर तक बारिश हो रही थी हमारे यहाँ, अभी भी बारिश के बादल दिख ही रहे हैं किसान भाइयों। तो रबी की खेती की तैयारी अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। ज़मीन में नमी की मात्रा को मेंटेन करना पड़ेगा। जुताई 2 से 3 बार हल्की जुताई करने की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि ज़मीन जितनी हल्की होगी रबी की खेती उतनी बढ़िया होगी, सब्जी की खेती उतनी बढ़िया होगी। किसान भाइयों, बारिश के चलते कीड़े मकोड़े की भी मात्रा बढ़ी हुई होगी। लेट तक बारिश होने के चलते ज़मीन में जो सॉइल बॉर्न इंसेक्ट हैं उनकी मात्रा भी होगी। तो किसान भाई, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग आप ज़मीन में खेती करने के वक्त शुरुआत में भी करेंगे थोड़ा सा, ताकि वो इंसेक्ट की मात्रा आपका कंट्रोल में रह सके। एक बार ज़मीन को खुला छोड़ने की आवश्यकता होगी ताकि थोड़ा हवा लग सके उसमें। ज़मीन को अच्छी तैयारी करें किसान भाई। लाइन सोइंग वाले जितने क्रॉप हैं उनको पंक्ति में लगाएं। ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करें। उत्तम गुणवत्ता के बीज का उपयोग करें, या क्रॉप की वैरायटी है या प्लांट की वैरायटी है वो अच्छे नर्सरी से प्राप्त करें। तो नीतीश सर, आपने हमारे किसान भाइयों को बागवानी फसलों हेतु सरकार की बहुत सारी योजनाएं के बारे में बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए। जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है।
जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। उम्मीद है कि इन जानकारियों का आप पूरा लाभ लेंगे। समय है एक और भेंट वार्ता का, जहां हम जानेंगे केले की उन्नत खेती के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। आप मेरे पीछे केला का पेड़ देख रहे होंगे और वह पेड़ फल से लदा है। इससे आपको अनुमान हो गया होगा कि मैं बात करने वाला हूं केला की खेती के बारे में। चूँकि मैं हाजीपुर में खड़ा हूं और एक केला का बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे केला की उन्नत खेती के बारे में। काशीनाथ जी, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चूँकि आप बहुत दिनों से केला की खेती कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि केला की रोपनी करने के लिए या शुरुआत करने के लिए सही समय कौन सा है, मतलब किस महीने में इसकी रोपनी करते हैं और इसके लिए कौन सी मिट्टी है जिसमें अच्छी पैदावार होती है? केला के खेती के बोने के लिए जून जुलाई अगस्त में खेती किया जाता है। उसको बोने के लिए दोरस मिट्टी की ज़रूरी होती है, मिट्टी की, और उसमें केला की जो लाइनिंग किया जाता है बोने के लिए पौधा के, वो 8 से 10 फीट के दूरी पर अल्पान, कोठिया, चिनिया, मालभोग, बरेली चिनिया, बतीसा इत्यादि होता है यहाँ पर। काशी जी, चूँकि आप बहुत दिनों से खेती कर रहे हैं, तो हमारे किसानों को ये बताइए कि किस तरह आप खेती करते हैं, मतलब खेत की तैयारी कैसे करते हैं। जिस तरह आप करते हैं वो व्यवहारिक तौर पे हमारे किसानों को बताइए। केला के खेती करने के लिए दोरस मिट्टी की ज़रूरी होती है। उसको खेत तैयार करने के लिए जुताई, कोड़ाई, निकाई करा लेना होता है एकदम। उसको बहुत बढ़िया से बारीक प्लेन बना लिया जाता है। उसके बाद उसको केला के पौधा बोने के लिए 10 फीट पर गड्ढा खन के उसको बोते हैं। कितना गड्ढा खोदते हैं आप? वो गड्ढा खनते हैं 1 फीट। 1 फीट गड्ढा? हाँ। और क्या तैयारी करते हैं आप? उसमें कंपोस्ट खाद दे देते हैं। ठीक है। चाहे गाय के गोबर डाल देते हैं बोते वक्त। ठीक है। उसके बाद उसको पौधा को बो देते हैं। उसके बाद पानी उसमें हल्का पटा देते हैं, छोड़ देते हैं। आपसे आगे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे केला में फल आ गया, तो उस दौरान आप क्या देखभाल करते हैं कि वो गिरे नहीं, वह ठीक से रहे? केला में जब पौधा फल आ गया तो उसको गिरने के बजाय उसमें खूंटा गाड़ा जाता है, लंबा सा टांगा। जी जी। उसको उससे बांध दिया जाता है 2-3 जगह। जी जी। उसके बाद वो सेपरेट बच जाता है। अच्छा, और कुछ जानकारी हमारे किसानों को बताना चाहें जो आप, जिससे कि उसमें कोई कीट ना लगे, कोई वो बढ़िया से रहे पौधा? पौधा के लिए खेती जब कर रहे हैं तो उसमें समय के अनुसार, मौसम के अनुसार उसमें दवा का छिड़काव, उसमें थाइमेट पौधा के जड़ में चुनना देते रहिए, कंपोस्ट खाद देते रहिए। उसके बाद केमिकल खाद भी यूज कीजिए उसमें। जब केला के पौधा जब फल लग जाए तो उस पर डाइथीन एम्स का छिड़काव कीजिए, उससे उसके दाना में सफाई आती है। काशी जी, इसके साथ साथ दवा की जो जानकारी है वो आपको कहाँ से प्राप्त करते हैं? फल बढ़िया होने के लिए उस पर पौधा पर दवाई का छिड़काव करते हैं। उससे उसकी दाना की लंबाई, सफाई बढ़ जाती है। और दवा के लिए हम लोग कृषि विभाग से जाके वैज्ञानिक लोग बैठते हैं, उनसे सलाह लेते हैं कि कोई ऐसा समय में कौन दवाई छिड़काव किया जाएगा। तो क्या अगर हम धुआं से पकाते हैं तो उसकी पौष्टिकता बनी रहती है, या कार्बाइड से पकाते हैं तो पौष्टिकता चली जाती है क्या? धुआं से जो केला पकाते हैं उसका पौष्टिक स्वाद बढ़िया होता है। जो कार्बाइड से पकाते हैं उसका स्वाद खराब हो जाता है। आगे मैं चाहूँगा काशी जी से कि आप हमारे जो केला के किसान हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे उनको आप? यहाँ पर हम लोग केला के जो खेती करते हैं वो व्यवसाय के रूप में जब करते हैं तो उसमें चिनिया केला का उपयोग ज़्यादा करते हैं। उसमें नफ़ा ज़्यादा होता है, उसको मार्केट में ज़्यादा बिक्री होता है, इसलिए उसका खेती ज़्यादा करते हैं। उसका टेस्ट भी बढ़िया होता है। हर जगह के केला से यहाँ का केला जो हमारे हाजीपुर का है वह बहुत बढ़िया होता है। और दूसरा क्वालिटी जो सब्जी वाला केला है वो उसका भी क्वालिटी यहाँ पर बहुत बढ़िया होता है। उसका भी खेती हम लोग करते हैं, उससे भी उपज बहुत होती है, उसमें मुनाफा ज़्यादा है। हमारे वैशाली ज़िला के जितने भी खेतिहर लोग हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि लोग केला के ही खेती करें। केला के खेती में ज़्यादा मुनाफा है और मेहनत कम है। काशी जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और हमारे किसान बंधुओं को, पूरे बिहार के किसानों को आपने बताया
व्यवहारिक बताया कि किस तरह उनको केला की खेती करनी चाहिए। आप शुरू से अंत तक जानकारी दिया, बहुत अच्छी जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपके अनुभवों से हमारी जानकारियाँ मिलकर विकास के नए रास्ते ढूंढें, ऐसी ही कामना है हमारी। ऐसी ही और भी कोशिशें, कुछ नई जानकारियाँ, नए विषय लेकर होंगे आपसे रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।